बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है रिलेशनल डेटा मॉडल पर। इससे पहले हम लोगों ने EERD देखी, हमने एंटिटी क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, सुपर टाइप, सब टाइप हमने बनाए। हमने डेटा को मॉडल किया, हमने ERD और EERD बनाई थी। तो वो जो हमने EERD बनाई थी उसे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास एंटिटी क्लासेस, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान के रिलेशनशिप होते हैं। लेकिन अब हमें उसे कन्वर्ट करना है लॉजिकल डेटा मॉडल में, जिसको हम लोगों के कोर्स में जो कि रिलेशनल डेटा मॉडल के साथ हम उसको बोलेंगे। तो लिहाजा आप देखते हैं कि रिलेशनल डेटा मॉडल या लॉजिकल डेटा मॉडल है क्या। ये एक ऐसा मॉडल होता है जो कि हम अपनी EERD को कन्वर्ट कर लेते हैं एक ऐसे मॉडल में जो किसी भी DBMS में क्रिएट किया जा सके, बनाया जा सके। मेरा कहने का मकसद ये है कि अभी जो हमने EERDs बनाई तो हमने उसके अंदर रेक्टेंगल्स बनाई, बबल्स बनाए और हमने उसको रिप्रेजेंट किया। लेकिन अब हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए होगा जो कि किसी भी DBMS के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि DBMS में क्या होता है, फ़र्ज़ करें अगर हम जो रिलेशनल मॉडल जो हमारे कोर्स में इसकी बात करें तो रिलेशनल में टेबल्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी उन डायग्राम को जो हमने बनाई थी, जो हमने स्कीमा बनाया था, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल या EERD, उसे हम कन्वर्ट करेंगे एक ऐसे मॉडल में जिसमें टेबल्स बने। तो देखते हैं पहले इसको कि रिलेशनल मॉडल है क्या। तो इसको शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमें कॉन्सेप्चुअल मॉडल से लॉजिकल डेटा मॉडल में जाना है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता क्या है? A conceptual schema or conceptual data model is a map of concepts and their relationship used for databases. So again, हमारे पास different entity classes और उनके relationship हैं और attribute हैं जो हमें database में रखने हैं। तो वो जो हमने डायग्राम बनाई थी अपनी ERD और EERD, वो हमारा conceptual data model था। Specifically, it describes the things of significance to an organization. वो things क्या हैं? हम कहते थे entity classes हैं, about which it is inclined to collect information and its characteristics. मैंने आपसे कहा था कि हर entity class के कोई attributes होते हैं, and then the association between pair of those things of significance relationship. So हमने क्या बनाया था? entity classes बनाई थी, attributes बनाए थे और relationships बनाए थे। तो लिहाजा वो हमने एक डायग्राम बनाई। अब हम देखिए, अगर उसको देखना चाहें तो ये देखिए हमारी क्लास की डायग्राम थी। तमाम एंटिटी क्लासेस, उनके बीच में हर क्लास का जहाँ जहाँ रिलेशनशिप था उनके बीच में कोई एसोसिएशन या रिलेशनशिप, और हर क्लास के अपने अपने एट्रीब्यूट्स। सो देखिए ये हमारे पास है। मुमकिन है यहाँ पर एक ऐसा भी होता कि प्रोजेक्ट के अंदर दो सब टाइप्स होते, यहाँ पे हमारे पास कोई सुपर सब टाइप का कॉन्सेप्ट आता तो दो यहाँ पर सब टाइप्स भी बन सकते थे। तो लिहाजा ये EERD या ERD है। अब देखते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल क्या है। A logical data model is a model in which we represent the entity classes, attributes and relationship in such a way that those can be implemented in any database management system or DBMS. आप जानते हैं DBMS वो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट और मैनेज करते हैं। तो लिहाजा एक्सेस है, ओरेकल है, SQL सर्वर है, कोई भी DBMS है, क्योंकि हमारे कोर्स में रिलेशनल है तो हम स्पेसिफिकली इनके नाम ले रहे हैं। तो उन DBMS में इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन चाहिए अपनी एंटिटी क्लासेस की, एट्रीब्यूट्स की, रिलेशनशिप की, कि जब हम उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना चाहें, हम डेटाबेस को क्रिएट करना चाहें, तो हम इंतहाई आसानी से कर सकें। और यही वो बताता है, दिस इज़ अ डेटा मॉडल दैट अपीयर्स फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, यानी हमने उसी ये जो हमने बनाया हुआ था इससे इसने निकलना है, इससे इसने बनना है। और फिर लॉजिकल डेटा मॉडल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी DBMS। जो आपने डेटा मॉडल बनाया है वो आप फिर किसी भी DBMS के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिस हम जब रिलेशनल पे हम बात करेंगे तो हम हर उस DBMS में जिसमें टेबल्स बनते होंगे, हमारा मॉडल उसमें जाकर हम उस मॉडल को देखकर टेबल्स क्रिएट कर पाएंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स क्या हैं। हायरार्किकल डेटा मॉडल है, नेटवर्क डेटा मॉडल है, रिलेशनल डेटा मॉडल है। ये हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल जो है पुराने हो चुके, लेकिन इनको हम देखेंगे। और रिलेशनल डेटा मॉडल जो है ये अभी तक इस्तेमाल हो रहा है और बहुत ज़्यादा है, तमाम बड़ी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। फिर इसके बाद डेटा वेयर हाउसिंग का, माइनिंग का कॉन्सेप्ट आता है।
लेकिन जो बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल के डेटाबेसेस हैं फ़िलहाल वो तमाम रिलेशनल डेटा मॉडल में है। इसके बाद और भी आए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, देन ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटा मॉडल, लेकिन स्टिल रिलेशनल डेटा मॉडल अभी काम कर रहा है। और या फिर उसके बाद नो सीक्वल का कॉन्सेप्ट आया है। हायरार्किकल डेटा मॉडल में क्या है देखिए ज़रा, डेटा मॉडल in which the data are organized into a tree like structure. That means ये देखिए ज़रा कि हमारे पास जो एंटिटी क्लासेस होंगी ये ऐसे ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि ये ट्री की तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। यानी एक नोड है, उसके आगे कुछ चिल्ड्रन हैं, फिर एक नोड है, कोई और चाइल्ड नोड्स हैं। सो हम ये देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें इशू क्या आता था, ये हमारे इसने बताया यहाँ पर कि ये हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल mandates that each child record has only one parent। ये इसकी शर्त है कि जो भी चाइल्ड होगा उसका पेरेंट एक होगा। यानी सब्जेक्ट, अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट ले भी रहा है तो वो यहाँ से इधर नहीं जुड़ सकेगा, उसके लिए हम ट्रेवर्स करते हुए पूरा आते हैं और हम यहाँ पहुँचते थे। ये पॉइंटर बेस्ड मॉडल था और ये जूं एंटिटी क्लासेस और एसोसिएशन बढ़ती थी ये कॉम्प्लेक्स होता जाता था। ये IBM ने 1960 में मॉडल हमें दिया था और ये अपोलो के लिए भी यूज़ हुआ था, उसके सॉफ्टवेयर के लिए भी उस वक्त। ठीक है, तो हमें जब भी इसको रिट्रीव करना होता है डेटा को, तो हमें ट्री की पूरी जो नोड्स हैं उसको हमें ट्रेवर्स करना पड़ता है पहली नोड से लेकर आखिर तक। तो इसी वजह से ये वाला अब मॉडल ऑब्सोलीट हो गया है क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसके बाद क्योंकि हमने एक शर्त यहाँ पर देखी थी कि जो चाइल्ड नोड है इसके दो पेरेंट्स नहीं हो सकते, तो एक और मॉडल आया जिसका नाम बना था नेटवर्क डेटा मॉडल, जो भी हम देखेंगे। उसमें क्या है कि कोई भी एट्रीब्यूट जिसमें चाइल्ड एट्रीब्यूट है इसके दो पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ये अलाउ किया गया ताकि कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा कम किया जाए और रिलेशनशिप को आसान किया जाए। तो आप ये देखिए नेटवर्क क्या है। द नेटवर्क मॉडल इज अ डेटाबेस मॉडल conceived as a flexible way of representing objects and their relationship as compared to hierarchical data model. Its distinguishing feature is that the schema, viewed as a graph in which object types are nodes and relationship types are arcs, is not restricted to being a hierarchy. कैसे, जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे हायरार्की ये नहीं कह रही कि आपका कोई भी चाइल्ड जो पेरेंट है उसके जो चाइल्ड होंगे वो चाइल्ड एक ही पेरेंट से मिलेगा, नहीं। ये देखिए ये ऑर्डर एक चाइल्ड नोड है और आप नोट कीजिए कि कस्टमर से भी इसका ताल्लुक है, एसोसिएटेड है, इसका रिलेशनशिप है, मैनेजर से भी है, सेल्समैन से भी है। तो जब हम यूँ इसको रिप्रेजेंट करने लगे तो ये मॉडल कहलाता था नेटवर्क डेटा मॉडल। लेकिन जो हमारे कोर्स में है दैट इज़ रिलेशनल डेटा मॉडल, तो ये है रिलेशनल डेटा मॉडल। इसको देखते हैं कि क्या है। इट इज़ अ डेटा मॉडल इन विच वी स्टोर डेटा इन रिलेशंस। हमेशा ख्याल रखिएगा रिलेशंस और रिलेशनशिप में बहुत फ़र्क है। रिलेशनशिप एसोसिएशन है, जबकि रिलेशन जो है ये टेबल को कहते हैं। कैसे? आ रिलेशन इज अ 2 डायमेंशनल टेबल। देखिए 2 डायमेंशन हैं, एक इसके कॉलम्स हैं, एक इसकी रोज हैं। ये देखिए y और x पे 2 साइड्स पे चल रहा है। सो हैविंग अ फिक्स नंबर ऑफ नेम्ड कॉलम्स, तो देखिए ये देखें 1 2 3 4 राइट नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, इसके 4 गिन कर, हम इसको फिक्स नंबर है गिन रहे हैं हम, 4 इसके कॉलम्स हैं। लेकिन इसकी रोज 1111 अब्दुल्ला, 9999 इमरान, 3333 बासित। ये नोट कीजिए ये नंबर्स जो है वो कह रहे हैं वेरिएबल। कैसे वेरिएबल? अगर मैं इसमें 2 रिकॉर्ड्स और एंटर कर दूं तो ये वेरी कर जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, यानी 6 हो जाएंगे रिकॉर्ड्स। और अगर मैं इसमें से 2 अभी डिलीट कर दूं 2 रह जाएंगे, फिर वेरिएबल है, तो ये वेरी कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ रोज यानी रिकॉर्ड्स, टपल्स या जिसको हम रो कहते हैं, ये नंबर ऑफ रोज वेरिएबल होते हैं, लेकिन कॉलम फिक्स्ड होते हैं। ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। इसके ऊपर हम यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं स्टूडेंट, फिर कॉलम नेम्स, प्राइमरी की को अंडरलाइन किया और नीचे रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा शॉर्ट हैंड नोटेशन, अगर कभी एग्जाम में होता है कि आपका टाइम कम हो तो मैं अलाउ करता हूं कि आप शॉर्ट हैंड नोटेशन यूज कीजिए। तो ये देखिए जो टेबल का नाम है वो हम बाहर रखते हैं कैपिटल में, स्टूडेंट, ब्रैकेट्स लगाते हैं स्मॉल, और फिर हम रेज नंबर, नेम, क्लास और एड्रेस लिखते हैं और रेज नंबर के नीचे एक लाइन लगा देते हैं। दैट मीन्स इट इज प्राइमरी की, लाइक दिस। इसी की तरह ये भी प्राइमरी की है। तो लिहाजा एक तरीका इसको बनाने या लिखने का ये है और बनाने का तरीका ये है। फिर दोहरा दूं, रिलेशनल डेटा मॉडल क्या है कि ऐसा डेटा मॉडल, ऐसा डेटा को रखने का तरीका जिसमें हम टेबल्स यूज करें, कॉलम्स और रोज हुआ करें।
अब देखिए ज़रा रिलेशनल डेटा मॉडल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक रिलेशन को रिलेशन बनाता है, ज़रा चेक कीजिए। वन रिलेशन कैन नॉट हैव टू और मोर कॉलम्स विद द सेम नेम। देखिए अगर ये स्टूडेंट का टेबल है, यहाँ पर नेम है और आप फादर्स नेम के लिए एक और कॉलम बनाते हैं, उसका नाम भी गलती से आप नेम रखना चाहेंगे तो अब वो कभी अलाउ नहीं करेगा DBMS, क्योंकि एक ही टेबल, एक ही रिलेशन के अंदर दो कॉलम्स एक नाम के नहीं, नेम का दो नहीं हो सकते, या क्लास के दो नहीं हो सकते, एड्रेस के दो कॉलम एक टेबल में नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए, टू डिफरेंट रिलेशंस यानी दो अलग अलग टेबल्स हों, दे कैन हैव कॉलम्स विद द सेम नेम। मिसाल के तौर पे फर्ज कीजिए एक टेबल ये है और एक यहाँ पर और होता और उसका नाम होता टीचर, तो स्टूडेंट के टेबल में भी नेम हो सकता है और टीचर के टेबल में भी नेम हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि दो मुख्तलिफ टेबल्स हों और उनके अंदर कॉलम का नाम सेम हो जाए, ये अलाउड होता है। थर्ड देखिए, वन डेटाबेस कैन नॉट हैव टू रिलेशंस विद द सेम नेम। अगर मेरे पास एक डेटाबेस है IIUI की, तो मैं उसके अंदर स्टूडेंट के दो टेबल्स नहीं बना सकता स्टूडेंट नाम के। अगर मुझे कोई टेबल्स में डेटा रखना भी है स्टूडेंट्स का दो मुख्तलिफ, तो मुझे उसके लिए टेबल्स के नाम बदलने पड़ेंगे, रिलेशन के नाम बदलने पड़ेंगे। तो ख्याल रखिए कि एक डेटाबेस के अंदर दो या ज़्यादा टेबल्स एक नाम के नहीं हो सकते। डी देखिए, सीक्वेंस ऑफ कॉलम इज नॉट इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अब अगर आप फिर देखें, बेशक रज नंबर पहले हो या बाद में हो, नेम पहले आ जाए, क्लास इधर आ जाए, कुछ भी, वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब यूज़र हमसे मांगता है तो कोई यूज़र हमसे रज नंबर वाइज मांगता है कि सॉर्ट करके दें, कोई नेम वाइज मांगता है, कोई क्लास वाइज मांगता है। तो इसको मैनेज हम करते हैं क्वेरीज के थ्रू। हम उसमें दिखाते हैं कि पहले नेम दिखाओ, फिर क्लास दिखाओ, फिर एड्रेस दिखाओ, फिर रज नंबर दिखाओ, तो वो हम लोग क्वेरीज में, यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक कन्वेंशन वो तरीका होता है जो हमें आसानी दे, स्टैंडर्ड नहीं है। कन्वेंशन ये है कि हम नॉर्मली अपने टेबल का नाम लिखते हैं, टेबल बनाते हैं और पहला कॉलम वो रखते हैं जो प्राइमरी की होता है, फिर उसके बाद एक अहम, जो उससे कम अहम कॉलम है वो रखते हैं, फिर उससे कम और फिर सबसे कम। तो लिहाजा हम यूँ चलते चले जाते हैं। तो ये क्यों हम कर रहे हैं? इसलिए कि ये कन्वेंशन है, तरीका है, हमें फ़ौरन प्राइमरी की मिलती है, फिर अहम, उससे कम अहम एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, और अमूमन यहाँ पर अभी मैं बाद में पढ़ाऊँगा फ़ौरन कीज़ आती हैं आखिर में। लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है कि हम कन्वेंशन यूज़ करें, पहला कॉलम प्राइमरी की का रखें, फिर जो अहम है, जैसे नाम अहम है, एड्रेस से ज़्यादा नाम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, तो नाम पहले आएगा, फिर क्लास आएगा, फिर एड्रेस आएगा। तो मैंने इसको उसी कन्वेंशन के मुताबिक रखा है। सेकंड ये ई देखिए, सीक्वेंस ऑफ रो इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वी कैन मैनेज दोज इन क्यूरीज। अब ये देखिए यहाँ पर 1111 है, फिर 9999 है, इसको नीचे उसूलन होना चाहिए था, लेकिन मैंने जान के इसको यूँ रखा ताकि पता चले कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको यूँ सॉर्ट करें। मुमकिन है एक यूज़र कहे कि रज नंबर वाइज सॉर्ट कर दें, दूसरा कहे नेम वाइज सॉर्ट कर दें, तीसरा तो हमें मुश्किल हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपल रखते हैं, लेकिन कन्वेंशन क्या है, हम इसको प्राइमरी की पे सॉर्ट कर लेते हैं। यानी 1111 के बाद 3333 को यहाँ आना चाहिए था, 5555 को, और फिर 9999 को यहाँ आना चाहिए था। तो लिहाजा क्यों इसको सॉर्ट किया हमने, जबकि वो कह रहे हैं अहम नहीं है, ताकि हमें सॉर्टिंग में या सर्चिंग में आसानी हो। और लास्ट देखिएगा, ईच रो इन अ रिलेशन इज़ यूनिक। ज़रा फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये क्लास है BSCS की, इसमें अब्दुल्ला रावलपिंडी रज नंबर 1111 है। इसी क्लास में एक और बच्चा आता है, उसका नाम भी अब्दुल्ला है, वो BSCS में ही पढ़ता है और पिंडी में ही रहता है इत्तेफाक से, लेकिन उसका रिकॉर्ड अलग होगा क्योंकि उसका रज नंबर ये नहीं होगा। यहाँ पर शायद लिखा होगा 3596 कुछ भी, और फिर आगे अब्दुल्ला BSCS रावलपिंडी। तो ये दोनों रोज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाएंगी। यानी ये वाला अब्दुल्ला जो हम यहाँ पर एक और नया अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, दोनों आपस में मुख्तलिफ होंगे। और ये दोनों क्यों मुख्तलिफ होंगे? प्राइमरी की बुनियाद पे। बाकी बेशक इनका नाम, क्लास और सिटी एक ही हो जाए। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें याद रखनी होती हैं, और हम इनकी बेसिस के ऊपर रिलेशनल मॉडल बनाते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, हमने अपने लॉजिकल डेटा मॉडल में रिलेशनल मॉडल बनाना है, तो उसके स्टेप्स हैं। नंबर 1, रिप्रेजेंटिंग द एंटिटी क्लासेस, representing the relationship, then normalization, then denormalization।
तो हम जब भी कभी अपनी ERD या EERD को कन्वर्ट करते हैं लॉजिकल डेटा मॉडल में, तो हम हमेशा स्टेप वाइज चलते हैं। हम कभी भी हैपहैज़र्डली टेबल्स नहीं बनाते, फॉरेन कीज नहीं उसमें रखते, बल्कि हम एक वक्त में एक स्टेप करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज रिप्रेजेंटिंग द एंटिटी क्लासेस, यानी जितने आपके उस डायग्राम के अंदर एंटिटी क्लासेस हैं उनको आपने रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है ज़रा ये देखिए। वी रिप्रेजेंट और ड्रॉ वन टेबल फॉर ईच एंटिटी क्लास। फर्स्ट कीजिए आपके क्लास के प्रोजेक्ट में 7 एंटिटी क्लासेस हैं, तो आप उन 7 एंटिटी क्लासेस का एक एक टेबल बनाएंगे और फिर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट एंटिटी क्लास बिकम द कॉलम्स ऑफ दैट टेबल एंड एंटिटी क्लास नेम बिकम्स द टेबल्स नेम। एंटिटी क्लास का नाम टेबल का नाम बन जाएगा और जितने उसमें एट्रीब्यूट्स मौजूद थे वो उस टेबल के कॉलम्स बन जाएंगे। और अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है सुपर टाइप एंड सब टाइप, तो आप एक टेबल तो बना देंगे सुपर टाइप का और जितने आपके पास सब टाइप्स हैं आप उतने टेबल्स बनाएंगे। अगर 2 सब टाइप हैं तो आप 2 टेबल्स बनाएंगे, अगर आपके पास 3 सब टाइप्स हैं तो आप सब टाइप के 3 टेबल्स बनाएंगे और एक सुपर टाइप का। तो ये तरीका है कि हम अपनी EERD को देखते हैं और उसके मुताबिक पहला स्टेप, मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूँ, पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं सेकंड में। तो ज़रा गौर कीजिए, ये हमारे पास हमारी क्लास की जो डायग्राम थी जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एंटिटी क्लासेस, उनके रिलेशनशिप और उनके एट्रीब्यूट्स थे। तो अगर अब मैं देखूं तो मेरे पास इस वाली डायग्राम में एक टेबल है स्टूडेंट, एक है कोर्स, एक है प्रोजेक्ट, एक है टीचर और एक है फील्ड। 5 टेबल्स हैं और इनके अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं। अब होगा क्या कि जब मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, इसको कन्वर्ट करूंगा लॉजिकल डेटा मॉडल में, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा स्टूडेंट का, उसमें 4 एट्रीब्यूट्स रखूंगा। एक बनाऊंगा कोर्स का, उसमें 2 एट्रीब्यूट्स। एक टीचर का, उसमें 3 एट्रीब्यूट्स। एक फील्ड का 2 एट्रीब्यूट्स। एक प्रोजेक्ट का 2 एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब है कि जो मेरा मॉडल का पहला स्टेप, सिर्फ पहला स्टेप जब मैं कन्वर्ट कर लूंगा या बना लूंगा, तो मेरे पास 5 टेबल्स आएंगे और हर एक के जो कॉलम्स होंगे वो इसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। तो ज़रा गौर कीजिए कि जब मैं इसे कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है, ये देखिए। ये मैं यहाँ पे नहीं लिख सका, यहाँ पर स्टूडेंट, ये मुझे याद नहीं रहा, प्रोजेक्ट, कोर्स, टीचर एंड फील्ड, वही नाम जो कि आपकी एंटिटी क्लासेस के थे, स्टूडेंट, कोर्स, प्रोजेक्ट, टीचर एंड फील्ड, वही यहाँ पर आ गए। स्टूडेंट, कोर्स, प्रोजेक्ट, टीचर एंड फील्ड। और देखिए वही एट्रीब्यूट, रज नंबर, नेम, क्लास, फादर्स नेम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, टीचर आईडी, टीचर नेम, टीचर डेजिग्नेशन। ज़रा सा गौर कीजिए, ये वही एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आके कॉलम्स बन गए और प्राइमरी की अंडरलाइन हो गई। तो आप गौर कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 टेबल्स बने क्योंकि मेरे पास इस डायग्राम में 5 थे। अगर प्रोजेक्ट के 2 सब टाइप्स होते तो मैं यहाँ पे कहता रिसर्च प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो मेरे पास फिर यहाँ पर 2 टेबल्स और बनते, एक रिसर्च प्रोजेक्ट का और एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पर 5 के बजाय 7 हो जाते। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी EERD में कितने एंटिटी क्लासेस हैं। इधर ही सुपर टाइप, सब टाइप आएंगे, इधर ही स्ट्रॉन्ग एंड वीक आएंगे, टाइम डिपेंडेंट आएंगे। तो लिहाजा आप इस तरह से टेबल्स बनाते जाते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। अब अगर मैं बताऊं कि क्यों मैं ये बार बार आपसे बात कर रहा हूं, अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए जो इमरान है ये इन कोर्सेज में से कौन कौन से कोर्सेज ले रहा है। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ 100 कोर्सेज हैं और यहाँ पर 500 स्टूडेंट्स हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि इमरान कौन से कोर्सेज ले रहा है? आप नहीं बता पाएंगे। अब्दुल्ला कौन से कोर्सेज ले रहा है? नहीं बता पाएंगे। ऐसे अगर मैं कहूँ कि CS242 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, ये कौन ले रहा है? आप अभी नहीं बता पाएंगे। वजह क्या है? क्योंकि अभी आपने पहला स्टेप परफॉर्म किया है, दैट इज रिप्रेजेंट द एंटिटी क्लासेस और रिप्रेजेंटिंग एंटिटी क्लासेस। अभी आपने रिलेशनशिप नहीं दिखाया, एसोसिएशन नहीं दिखाया कि एक स्टूडेंट कितने कोर्स ले रहा है, क्या कर रहा है। तो लिहाजा नोट कीजिए, जब हम लोग पहला स्टेप परफॉर्म करते हैं तो टेबल्स तो बन जाते हैं, लेकिन हम अभी उनका आपस का ताल्लुक नहीं बता पाते। वो तब पता चलेगा जब हम सेकंड स्टेप परफॉर्म करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनशिप को। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोबारा से दोहराएं, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, एनरी, और आप चेक करें टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many और many to many।
उसकी बेसिस के ऊपर हम रिलेशनशिप को शो कर पाएंगे इनके दरमियान। वरना जो जैसा आप लोग ICS जब आप करते हैं तो आप हैपहेज़र्डली किसी की भी की को कहीं पे रख देते हैं, और मैंने आपको दिखाया कि इससे हमें इशू आता था। अगर हम कहीं पे भी ले जाएंगे फ़ॉरेन की तो मसला आएगा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाना है फ़ॉरेन की इस तफसील से, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि किस को कहाँ पर लेकर जाते हैं और फ़ॉरेन की होती क्या है। तो अभी आपका होमवर्क सिर्फ ये है कि आपका जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट है, जो आपने EERD अब तक बना ली है, आपने कन्वर्ट करना है कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल को लॉजिकल डेटा मॉडल में। लेकिन अभी सिर्फ स्टेप 1 करना है। सर वो क्या है? वो ये है कि हर एंटिटी क्लास स्ट्रांग है, वीक है, नॉर्मल है, टाइम डिपेंडेंट है, सुपर है, सब टाइप्स हैं, उनका एक एक टेबल बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आपने सबमिट करवाना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सेकंड स्टेप शुरू करेंगे। इसकी आप पढ़ाई भी कर लें और होमवर्क भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।